आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मैं विवेक सिंह आप सभी के लिए पुनः संविधान जो है उस पे चर्चा करने वाला हूँ और उसके अंतर्गत जो हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, वो अखिल भारतीय संघ की स्थापना और उसी के साथ में प्रारंभ होगा संविधान का निर्माण, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आपको ज्ञात होगा मैंने आपको पढ़ाया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 जिसका हमारे संविधान पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है। क्या है? बहुत ज़्यादा प्रभाव है। मैक्सिमम चीज़ें जो हैं इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में अडॉप्ट की गई हैं। ठीक है? ऐसा आप लोग ये जान चुके हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहीं न कहीं जब भारत देश जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ठीक है? तो उसी के देखा जाए तो 1945-46 के आस-पास आप लोग देखेंगे तो कहीं न कहीं एक संविधान निर्माण के लिए भी क्या था, एक तरफ बात चल रही थी। तो उसी के तहत क्या होता है कि अखिल भारतीय संघ की एक स्थापना होती है और इसी अधिनियम के अनुसार क्या होता है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना इसमें क्या था 11 ब्रिटिश प्रांत अर्थात 11 ब्रिटिश प्रांत का मतलब जानते हैं? कि जहाँ पे ब्रिटिश सरकार का शासन था। साथ में 6 कमिश्नरी क्षेत्र जहाँ पे आयुक्त होते थे और साथ में कुछ देसी रियासतें, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि 11 ब्रिटिश प्रांत इसमें शामिल थे और 6 कमिश्नरी भी शामिल थी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो देसी रियासतें थीं, ठीक है? उनको ये अधिकार था कि वे स्वैच्छिक हैं कि वो लोग शामिल होना चाहते हैं अखिल भारतीय संघ में या शामिल होना नहीं चाहते हैं, ये इनके इच्छा पे निर्भर था। ठीक है? तो ये तो बात हो गई अखिल भारतीय संघ के विषय में, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ब्रिटिश प्रांत अनिवार्य था, इनको शामिल होना ही होना था। लेकिन जो देसी रियासतें थीं, ठीक है? जिनके शासक होते थे अर्थात जो छोटे-छोटे राजा होते थे, ठीक है? तो उनको स्वैच्छिक था। वो अगर उनकी इच्छा थी तो अगर वो शामिल हो सकते थे, अन्यथा वो स्वतंत्र भी अपने आप को रख सकते थे। ठीक है? तो ये तो अखिल अखिल भारतीय संघ की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे संविधान निर्माण की। ध्यान रखना है कि जो संविधान निर्माण जो प्रक्रिया है, ठीक है? उसका आधार क्या है? जी, आपको ध्यान रखना है। तो संविधान जो निर्माण है, उसका आधार है जो कुछ कैबिनेट मिशन के जो सुझाव थे, अर्थात कैबिनेट मिशन की कुछ सिफ़ारिशें थीं, उसी के आधार पे एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। और इस संविधान सभा का कार्य क्या था कि संविधान का निर्माण करना। ठीक है? तो क्वेश्चन पूछे आपसे कि संविधान सभा का गठन किस आधार पे किया गया है? तो कैबिनेट मिशन के आधार पे। ठीक है? इसके साथ ही संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या साथियों थी, वो थी 389 389 अर्थात जो संविधान सभा का जब गठन हुआ, तो उस समय संविधान सभा में जो सदस्य थे, उनकी संख्या कितनी थी? 389 थी। ठीक? और इस 389 में भी क्या था? इसको भी हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। किस आधार पे कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो ये 389 सदस्य थे, तो इनमें से 296 296 जो सदस्य थे, वो कहाँ से आए थे? वो ब्रिटिश प्रांतों से थे। अर्थात वे प्रांत जहाँ पे ब्रिटिश सरकार का अधिकार था या ब्रिटिश सरकार वहाँ पे शासन कर रही थी। इसके अलावा 93 सदस्य, ये 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से, देसी रियासतों से जहाँ पे क्या करते थे, जो शासक थे या कह सकते हैं जो राजा होते थे, ठीक उनको देसी रियासत किया गया, तो वहाँ से 93 सदस्यों को संविधान सभा में शामिल किया गया था। इसके साथ ही 296 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों से थे, इनमें से इसको भी वर्गीकृत कर सकते हैं, तो 296 में से 292 सदस्य जो थे वो कहाँ से थे? गवर्नर प्रांत से, जहाँ पे गवर्नर होते थे, तो उनके प्रांतों से 292 सदस्य थे और इनमें से 4 सदस्य जो थे वो कहाँ से थे? मुख्य आयुक्तों के प्रांत से, अर्थात जिसको कमिश्नरी क्षेत्र कहा गया है। इनमें से दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से और उनके आपको नाम भी ध्यान रखना है, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 सदस्य जो थे वो कमिश्नरी क्षेत्र से संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो ये तो आप तो समझ गए कि किस आधार पे जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका वो वर्गीकरण किया गया था।
किस आधार पे कैसे लोग यहाँ पे शामिल हुए थे। आप लोग आशा करते हैं ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारे आगे एक प्रश्न आ जाता है, हमने सब संविधान सभा के बारे में देख लिया, तो हमारे आगे एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो ये संविधान सभा थी, इसमें जो सीटों का आवंटन था, ठीक है, जो सीटें थी उनका आवंटन किस प्रकार से था। भाई अगर चुनाव हुआ है संविधान सभा के लिए, तो उनका सीटों का आवंटन किस आधार पे था, उसका बेस क्या था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो संविधान सभा की सीटों का आवंटन था वो जनसंख्या के अनुपात में था। किसके आधार पे? जनसंख्या के आधार पर। अर्थात एक जनसंख्या निश्चित की गई थी कि इस जनसंख्या पे या इतनी जनसंख्या के पर इतना जो हो संविधान सभा के सदस्य होंगे। और ये कौन सी थी कि प्रत्येक 10 लाख, प्रत्येक 10 लाख पे क्या होगा, एक सीट होगी। समझ गए आप लोग? प्रत्येक 10 लाख पे एक सीट जो होगी वो निर्धारित की गई थी संविधान सभा के लिए। ठीक है, फिर अगला कि संविधान सदस्यों का जो था वो चुनाव किस आधार पे था। संविधान सभा का जो सदस्यों का चुनाव हुआ था तो वो कैसे हुआ था, कोई उसका कारक आधार रहा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रांतीय विधानसभा थी, ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया था, ये चुनाव किया गया था प्रांतीय विधानसभा के द्वारा। और ये जो विधि कैसी थी चुनाव की, वो थी अप्रत्यक्ष रूप से। अर्थात इसमें जो सामान्य जनता होती है, ठीक है, उसने वोट नहीं किया गया था। ठीक है, सामान्य जो जनता थी उसने वोट नहीं किया था, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक, जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे उन्हीं ने क्या की थी, वोटिंग की थी। और ये विधि थी एकल संक्रमणी मत। कैसी थी? एकल संक्रमणी मत के माध्यम से जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो किया गया था। ठीक है, और ये हम एकल संक्रमणी जो विधि है, ये हम आपको जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाएंगे तब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ पे इतना ही जान लीजिए कि किस आधार पे किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि जो संविधान सभा थी तो उसमें समुदाय कौन कौन से थे। क्या सभी समुदायों को यहाँ पे नेतृत्व प्रदान किया गया था, सभी को शामिल किया गया था? हाँ, संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय को यहाँ पे क्या दिया गया था, नेतृत्व प्रदान किया गया था, जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, आंग्ल भारतीय, SC ST और ये सभी क्या थे, इन प्रतिनिधियों को जो है वो जगह प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं इसमें ऐसा नहीं था कि किसी समुदाय को इसमें छोड़ दिया गया हो। ठीक, संविधान सभा में लगभग मौजूद सभी समुदायों को है वो उसको शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो हुआ कब था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चुनाव जो हुआ था संविधान सभा के लिए, ये हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो कांग्रेस थी उसको 208 सीट मिली थी। इस चुनाव में कांग्रेस को 208 सीट मिली थी और इसी के साथ मुस्लिम लीग को जो है वो 73 सीटें प्राप्त हुई थी और जो बची सीटें होती थी वो अन्य जो थे दल उनको प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इसमें आपको चुनाव में इतना ध्यान रखना है कि कांग्रेस को कितनी सीट मिली है और मुस्लिम लीग को सीट कितनी मिली है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर प्रश्न आता है कि जो संविधान सभा थी उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, क्योंकि महिला वर्ग से एक अलग टॉपिक बन जाता है। यहाँ से एक अलग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा में जो थी वो कितनी महिलाएं थीं। तो आपको ध्यान रखना है महिलाओं की संख्या कुल 15 थी। कितनी थी? कुल 15 जो है वो संविधान सभा में महिलाएं थी। SC वर्ग का जो था वो 26 थी सीटें और आपका ST जो थे वो 33। ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन हाँ महिलाएं आपको ध्यान रखना ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक पॉइंट और है, आपको ये ध्यान रखना है कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी, कौन सी? हैदराबाद, जिसने क्या था कि जिसका जो प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। अर्थात उन्होंने संविधान सभा में जाने के लिए मना कर दिया गया। ठीक, तो हैदराबाद एक ऐसी एक एक इकलौती ऐसी रियासत थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हमने हाल ही में बात की कि जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था उस कैबिनेट मिशन के सुझावों पे हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कैबिनेट मिशन है वो 14 मार्च 1946 को इसने रिपोर्ट दी और इसमें होता क्या है कि इसमें सदस्य जो थे वो कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे।
इन 3 सदस्यों के नाम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये कौन थे? ये भारत सचिव थे। मैंने आपको पढ़ाया है भारत सचिव का, जहाँ पे पद जो है उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। ये क्या थे? नौसेना मंत्री थे। कुल मिला के ये कुल 3 सदस्य जो थे वो क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतरिम सरकार का गठन 1946 का जो है, ये अंतरिम जो एक सरकार का गठन किया गया था, अर्थात सरकार का निर्माण किया गया था, तो उसमें की एक कैबिनेट जो थी उसके कुछ महत्वपूर्ण पद थे, वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। जो अंतरिम सरकार का जो गठन होता है, ठीक, 1946 में, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। इसके अलावा जो वल्लभ भाई पटेल थे, उनको गृह सूचना व प्रसारण मंत्रालय की कमान दी गई थी। और साथ में जो बलदेव सिंह थे, इनको रक्षा विभाग प्रदान किया गया था। और सी राजगोपालाचारी ये शिक्षा मंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद ये थे खाद्य व कृषि मंत्री। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आसफ अली ये थे रेलवे मंत्री या रेल मंत्री। और जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे। लियाकत अली खां जो थे वो वित्त मंत्री थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे ये विधि मंत्री थे। ठीक, या विधि मंत्रालय इनको प्रदान किया गया था। इस तरीके से जो ये आपको मैंने बताया, जो सरकार थी, इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, जैसे पूछ सकता है कि भाई जो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था 1946 में, उस दौरान खाद्य व कृषि मंत्रालय या खाद्य या कृषि मंत्री जो थे वो कौन थे? ऑप्शन आप दे देगा आपको, तो राजेंद्र प्रसाद आपको लगाना है। तो यहाँ से आपसे पद पूछ सकता है कि किसने कौन सा पद ग्रहण किया गया था या फिर कौन सा मंत्री उस टाइम था। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनता है। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिए जाके, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। और हाँ, इसका कोई स्थायी सदस्य नहीं था। जो ये पहली बैठक हुई, तो इसमें एक अस्थायी सदस्य बनाया गया था, और वो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, पहली बैठक में कोई स्थायी सदस्य नहीं था, अस्थायी सदस्य थे, या कह सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की होती है दूसरी बैठक। ठीक है, और इस बैठक में जो स्थायी रूप से जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इन दोनों में आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि पहला अस्थायी अध्यक्ष था सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरे जो थे वो स्थायी थे राजेंद्र प्रसाद। और दूसरी बैठक में जो उपाध्यक्ष थे वो कौन कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी जो थे, और साथ में वी.टी. कृष्णमाचारी, ये 2 ऐसे सदस्य थे जिनको उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि सर बी.एन. राव। कौन? सर बी.एन. राव को क्या बनाया गया था? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्या बनाया गया था? संवैधानिक सलाहकार। और यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे ही पूछेगा। ठीक, इसमें आपको कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा संविधान में संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? तो बी.एन. राव को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव। इसके बारे में हम लोग आगे बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था वो पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और ये पेश करने का कार्य किसने किया गया था? जवाहरलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वो आगे चल के क्या बन जाएगा? प्रस्तावना का रूप लेगा। क्या लेगा? प्रस्तावना का रूप ले लेगा। ठीक है, और प्रस्तावना को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। ठीक, हर एक चीज को हम लोग प्रस्तावना में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रस्तावना से बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक को। ठीक है, तो आज के लिए साथियों हम इतने रखना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने दिन से वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, उसका कारण स्वास्थ्य ठीक ना होना। ठीक है, तो इसलिए हम बहुत लंबी क्लास नहीं ले सकते। और
हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके बाद जो संविधान के लिए जो वाचन होंगे उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके साथ ही जो प्रारूप समिति है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, प्रारूप समिति। और कुछ संविधान की जो समितियां हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है, संविधान की क्या है, कुछ समितियां इम्पोर्टेंट हैं, ठीक, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ, कितना खर्चा आया, या मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो अन्य चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। बहुत लंबी क्लास लेना संभव नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, यहीं पे हम लोग छोड़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का जो टॉपिक है उसको भी जल्दी से कवर करेंगे, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बातें करेंगे। और पॉलिटी की क्लासेस जैसे ही थोड़ा स्वास्थ्य सही होता है, आपको रेगुलर क्लासेस और हम लोग कंटेंट ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। आपका वीडियो कम से कम 35 से 40 मिनट का हम लोग रखेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,